तो नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित वैदिक काल की। तो देखिए, यदि हम वैदिक काल की बात करते हैं तो प्रश्न आता है कि आर्य लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस क्षेत्र में या किस स्थान पर आके बसे थे। तो यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आर्य लोग उत्तर प्रदेश में बसे ही नहीं थे। ठीक है, किसमें? वैदिक काल में। और यदि हम बात करें यहाँ से तो प्रश्न ये आ जाता है कि कहाँ पर बसे थे। तो सबसे पहले आर्य लोग जो भारत में आए थे वो पंजाब प्रांत या सिंध प्रांत में आकर के बसे थे। तो चलिए चीजों को जानना शुरू कर देते हैं। फटाफट आप कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। पहला हेडिंग आज का हम ये डालेंगे कि उत्तर प्रदेश से संबंध, उत्तर प्रदेश से वैदिक काल का संबंध, यानी वैदिक काल में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न आता है ऋग्वैदिक काल को लेकर के। तो लिखेंगे हम ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग आए थे वो कहां पर बसे थे? पंजाब और सिंध प्रांत में। पंजाब व सिंध प्रांत, पंजाब और सिंध प्रांत, पंजाब और सिंध प्रांत में आकर के बसे थे। और यदि हम बात करें तो जो वैदिक काल था, वैदिक काल का मतलब जो प्रथम चरण था जिसको हम वैदिक काल कहते हैं या कह सकते हैं जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में आर्य लोग थे ही नहीं। यानी वैदिक काल में उत्तर प्रदेश में आर्य आर्य लोग नहीं थे, आर्य लोग नहीं थे। लेकिन जब वैदिक काल सीधे सीधे धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और वैदिक काल के बाद जब टाइम बहुत आगे को चला गया तो उस टाइम को कहा गया उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग जो थे वो पंजाब और सिंध प्रांत से सीधे कहां पर आ गए थे? उत्तर प्रदेश में आ गए थे। तो यदि हम बात करें कि आर्य जो थे, आर्य लोग उत्तर प्रदेश में, या आर्य लोगों का जो विस्तार मिलता है उत्तर प्रदेश में वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। यानी आर्यों का विस्तार वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आर्य लोगों का विस्तार देखने के लिए मिलता है। और इस विस्तार की भी यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र था वह उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र जो था वो क्या था? उत्तर प्रदेश था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में उस समय उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे जाना जाता था मध्य देश नाम से। यानी उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। यह मध्य देश के नाम से इसे जाना जाता था। और मध्य देश की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार जो मिलता है मध्य देश का उत्तर वैदिक काल में वो सरस्वती नदी से गंगा नदी तक मिलता है। यानी इसका विस्तार सरस्वती नदी से गंगा नदी तक मिलता है। गंगा नदी तक इसका विस्तार मिलता है। फिर उस समय यदि हम बात करें तो जब उत्तर वैदिक काल था इसका प्रमुख केंद्र जो था संस्कृति का वो उत्तर प्रदेश था। उस समय मध्य देश कहा जाता था। और उस समय दो प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। एक का नाम था कुरु और दूसरे का नाम था पांचाल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में दो प्रमुख महाजनपद जो मिले उनमें एक था आपका कुरु और दूसरा था पांचाल। कुरु और पांचाल जनपदों को देखने के लिए मिलता है। यदि हम बात करें यहाँ से कुरु जनपद की, तो कुरु जनपद वर्तमान में मेरठ में पड़ता है, या हम कह सकते हैं जो मेरठ
और दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र था वो कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। यानी इसके अंतर्गत वर्तमान का मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर ये कुरु जनपद के अंतर्गत आता था। और यदि हम बात करें यहाँ से कि कुरु जनपद की उस समय जो उत्तर वैदिक काल था उस समय कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, तो कुरु जनपद की राजधानी आसंदीबाद हमें देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? आसंदीबाद। उस समय राजधानी आसंदीबाद इसकी राजधानी थी। लेकिन आगे चलकर जब मौर्य काल वगैरह आया तो इसकी राजधानी चेंज हो गई, लेकिन उस समय आसंदीबाद राजधानी थी कुरुक्षेत्र की। और यदि हम बात करें यहाँ से पांचाल की, तो पांचाल जो वर्तमान में क्षेत्र पड़ता है वह पड़ता है आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। जो वर्तमान में बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, वहां पर जो क्षेत्र मिलता था उस समय उत्तर वैदिक काल में उसको पांचाल कहा जाता था। ठीक है, यानी वर्तमान क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और उस समय इसकी जो राजधानी थी वो थी कामपिल्य। उस समय इसकी राजधानी जो थी वो कामपिल्य थी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश में, या हम ये कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का जो साक्ष्य मिला या पक्की ईंटों का जो प्रयोग मिला वो कहां पर मिला था? कौशाम्बी में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग ये कहां पर मिला था? कौशाम्बी नगर में। तो कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का पहली बार प्रयोग मिला उत्तर वैदिक काल में। फिर प्रश्न आता है क्या कि उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण आया इसे महाकाव्य काल कहा गया। ठीक है, लिख रहे हैं हम इसके अंतिम चरण को महाकाव्य काल कहा गया। अब जब महाकाव्य काल कहा गया तो इसमें कई सारे महाकाव्यों की रचना की गई, जिसमें सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रामायण की। तो रामायण के संदर्भ में आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी कि भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में इसमें बताया जाता है। और राम कौन थे, उनके कितने भाई थे? राजा दशरथ के पुत्र थे, इनकी पत्नी का नाम सीता था, और 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो हम उस सब पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा केवल उस पर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रामायण का क्या स्थान रहा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रामायण की जो उस समय रचना की थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। और यदि हम बात करें तो प्रश्न आता है कि इसकी रचना किस स्थान पर की थी, तो उस स्थान का नाम था ब्रह्मवर्त उस स्थान का नाम था। और वर्तमान में इसे जो कहते हैं हम वो कहते हैं विठ्ठुर। और विठ्ठुर कहाँ पर पड़ता है? ये कानपुर में। और कानपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो जो रामायण की रचना हुई थी वो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या बनता है कि जो रचना की थी वो ब्रह्मवर्त में की थी। और ब्रह्मवर्त का जो आज वर्तमान नाम मिलता है वो बिठ्ठुर है। और बिठ्ठुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? कानपुर। यदि हम बात करें तो संस्कृत में रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कि संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है? संस्कृत साहित्य में आदि काव्य कहा जाता है। यानी संस्कृत साहित्य में
इसे आदि काव्य कहा जाता है। तो संस्कृत में आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को। और रामायण की यदि हम बात करें तो इसमें किस वंश की कहानी है? तो रामायण में इक्ष्वाकु वंश की कहानी हमें यह कथा जानने के लिए मिलती है। इसकी जो कथा है वो कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। यानी कथा कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित कथा देखने के लिए मिलती है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता नाम से भी जाना जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्रता का मतलब क्या है कि इसमें जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो 24,000 श्लोक देखने के मिलते हैं। और 24,000 श्लोकों का होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। यानी कारण क्या है ये कहने का? इसको 24,000 श्लोक 24,000 श्लोक देखने के लिए मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक और महाकाव्य हमें देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है महाभारत। तो महाभारत का उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या स्थान रहा इसको भी हम जान लेते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी महाभारत के बारे में। महाभारत तो हालांकि हम यहाँ पर महाभारत पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन महाभारत की मूल बात और उत्तर प्रदेश के इतिहास से इसका क्या संदर्भ है। आपसे पूछ लेगा कि महाभारत का उत्तर प्रदेश से संबंध बताइए, तो महाभारत का उत्तर प्रदेश से संबंध मिलता हस्तिनापुर से, और हस्तिनापुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन पहला प्रश्न ये आ जाता है कि महाभारत की जो रचना की थी वो किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो रचना महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। और इसमें जो कथा मिलती है वो हस्तिनापुर के कुरु वंश की मिलती है। यानी कथा हस्तिनापुर के, इधर से लगती मात्रा मैं लिख देता हूं, चलो, हस्तिनापुर के हस्तिनापुर के कुरु वंश की गाथा या कहानी हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। फिर प्रश्न आ जाता है कि जो महाभारत था उसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम जय संहिता था, अर्थात युद्ध की पुस्तक। तो पहला या पुराना नाम जो इसका मिलता है वो जय संहिता इसका पुराना नाम हमें देखने के लिए मिलता है। किसका? महाभारत का। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि महाभारत का सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। सत सहस्त्र संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक हैं। 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है, इसलिए इसे सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता। अब यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में कुल मिलाकर के 16 महाजनपद हुए थे, और उन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा महाजनपद था उत्तर प्रदेश में और उसकी राजधानी उस समय क्या थी। तो ये प्रश्न पूछ लेता है 16 महाजनपद यानी 4 महाजनपदों के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। तो यहाँ पर हमने बात करी है कि उस समय महाजनपद काल में कुल मिलाकर के जो है 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में
8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते थे, जिसमें से हमने यहाँ पर लिखा महाजनपद का नाम, यहाँ पर उसकी क्या राजधानी थी और यहाँ पर वर्तमान क्षेत्र क्या पड़ता है। तो पहला जो महाजनपद था उसका नाम था कुरु और उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के मध्य पड़ता था। दूसरे महाजनपद की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता पांचाल और उसकी राजधानी थी उस समय कामपिल्य, या इसको अहि छत्र भी कहा जाता था। और क्षेत्र वर्तमान का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद पड़ता है। अब यदि हम बात करें तीसरे महाजनपद की, तो तीसरे महाजनपद का नाम मिलता है हमें सूरसैन। सूरसैन जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा इसकी राजधानी थी, और मथुरा के आसपास का क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र था वह किसके अंतर्गत आता था, सूरसैन महाजनपद के अंतर्गत आता था। चौथे महाजनपद की यदि हम बात करें तो उसका नाम था वत्स। वत्स जो महाजनपद था उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी कोसम या कौशाम्बी। कौशाम्बी या कोसम इसकी राजधानी थी, और जो वर्तमान क्षेत्र वत्स जनपद के अंतर्गत आता था वह था प्रयागराज। प्रयागराज और उसके आसपास का क्षेत्र ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। और जो पांचवा महाजनपद था उसका नाम था कौशल, नहीं मल्ल लिख देते हैं पहले, मल्ल। मल्ल जनपद था और इसकी राजधानी थी पावापुरी। पावापुरी कह दें या पावा कह दें या कुशीनगर कह दें, ठीक है। दूसरी राजधानी इसकी मिलती थी कुशीनगर। और मल्ल जनपद का जो वर्तमान क्षेत्र संबंधित था वह था देवरिया और गोरखपुर का। देवरिया और गोरखपुर। तो वर्तमान में जो देवरिया और गोरखपुर था यहाँ पर कौन सा महाजनपद था, मल्ल महाजनपद। और मल्ल जनपद की राजधानी उस समय थी पावापुरी। और छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कौशल की, यानी जो जनपद था कौशल जनपद। और कौशल जनपद की राजधानी जो थी उस समय वो थी साकेत या श्रावस्ती। साकेत या श्रावस्ती उस समय उसकी राजधानी थी। और वर्तमान में जो क्षेत्र पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्या, अवध क्षेत्र। यानी लखनऊ के पास का जो क्षेत्र था उसको हम क्या बोल देते हैं, अवध क्षेत्र। ये किसके समीप आता था या किसके अंतर्गत आता था, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और साथ में महाजनपद की यदि हम बात करें तो उसका नाम था चेदी महाजनपद, यानी चेदी और सोक्तीवती। सोक्तीवती उस समय इसकी राजधानी थी। और वर्तमान में जो क्षेत्र आता है इसका वो बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र था, वर्तमान का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और सोक्तीवती इसकी उस समय राजधानी थी। और 16 महाजनपदों में से जो 8वां जनपद यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता था उसका नाम था काशी। काशी। और काशी की राजधानी उस समय काशी थी। और वर्तमान में जो वाराणसी का क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता था। तो देखिए यहाँ से राजधानी बहुत पूछी जाती है। मैं एक हिंट से ट्रिक बता देता हूँ आपको, क्या जरा कैसे याद करेंगे सुनो। मल्ल, मल्ल का मतलब मैले, यानी मैले होगा क्या, पाव। और पाव से बना क्या, पावापुरी। यानी मल्ल जनपद की राजधानी उस समय पावापुरी थी। यानी मल्ल यानी मैले हो गए, कौन हो गए, पाव। फिर यदि हम बात करें वत्स, वत्स की यदि हम बात करें तो संस्कृत में वत्स, या हम कहते हैं पुत्र को क्या बोल देते हैं, वत्स के। हे पुत्र, हे वत्स, जाओ हमेशा कौशल यानी कुशल रहो। तो कुशल यानी वत्स यानी पुत्र कैसे रहो, कुशल। और कुशल से क्या बन गया, कौशाम्बी। फिर आगे हम बात कर रहे हैं क्या, सूरसैन की, ठीक है ना। यानी सूर, सूर एक होता है सुर और एक होता है असुर। सुर माने होता है देवता और असुर माने होता है राक्षस। तो जो देवता थे यानी सुर, तो सुर यानी भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, ये भगवान कृष्ण का संबंध किससे था, मथुरा से। और मथुरा में कौन रहते थे, सुर रहते थे यानी देवता। फिर हम बात कर रहे हैं पांचाल और काम्पिल्य। देखिए जब शुरू शुरू में मान लीजिए आपको चोट लग जाए और चोट लगने के बाद आप धीरे धीरे चलना शुरू करोगे तो आपके पांव कैसे होंगे, कांपेंगे। यानी पांचाल, यानी पांचाल पांव चलने में या पांव चलने पर कैसे हो रहे थे, कांपिल यानी कांप रहे थे। और कुरु, अब जब आदमी दुविधा में पड़ जाएगा तो इंद्र से कहेगा कि हे इंद्रदेव बताइए मैं क्या करूं। तो करूं से कुरु,
और कुरु की राजधानी क्या हो गई, इंद्रप्रस्थ। फिर हम बात कर रहे हैं कौशल यानी साकेत या श्रावस्ती। अब कौशल या कुशल, कुशल माने होता है अच्छा, जो अच्छा कार्य करेगा, जो कुशल करेगा, हम उसे क्या देंगे, शाबाश, यानी कुशल, शाबाश, शाबाश का मतलब श्रावस्ती, यानी कुशल क्या तुमने ये काम, श्रावस्ती यानी शाबाश। और चेदी की सौत्यवती और काशी की तो काशी थी, और वर्तमान का वाराणसी क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि धीरे धीरे जो धर्म आ जाते हैं, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का क्या स्थान रहा और बौद्ध धर्म का क्या स्थान रहा। तो यहाँ से बात करेंगे हम कल। तब तक के लिए हम बात लेते हैं आपसे विदा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।